बहराइच को लेकर कल और आज दो बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। ये ऐसे खुलासे हुए हैं जो उस बात की ओर इशारा कर रहे हैं जो हमारे जैसे लोग पहले दिन से कह रहे हैं, जो साफ साफ ये बता रहा है कि ये हिंसा जो पूरी बहराइच में हुई है वो हिंसा प्लान्ड हिंसा थी, बाकायदा योजना बनाकर कराई गई है और इसमें प्रशासन का हाथ है। सीधे सीधे ये बातें सामने उभर कर आ रही हैं और प्रशासन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ है, ये बात भी सामने आ रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था, तो इन चुनाव के पहले साफ साफ अब नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के साथ मिलकर एक गंदा खेल रचा है, पूरे के पूरे बहराइच को, महाराजगंज को हिंसा, आग और मौत के हवाले कर देने का। जो पहली खबर आई वो वहां के विधायक सुरेश्वर सिंह के जानिब से आई। हालांकि अब वो बात पलट रहे हैं, लेकिन कल वो एफआईआर वायरल था और उस एफआईआर को पढ़ते हुए बहुत साफ समझ में आ रहा था कि राम गोपाल मिश्रा जो चढ़ा था एक मुस्लिम के घर पे, हरा झंडा हटाया था, उनकी रेलिंग तोड़ी थी, उसकी जो मौत हुई थी उसके बाद उसकी लाश को लेकर जो शव यात्रा निकालने के साथ सारा तमाशा हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों की साजिश थी, उनका खेल था। विधायक ने साफ साफ कहा है कि हम शांति से ले जाना चाहते थे, जो शव यात्रा है उसको शांति से ले जाना चाहते थे और इस शव यात्रा के समय बवाल पैदा करने के लिए, दंगा पैदा करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने, उसके कार्यकर्ताओं ने पथराव किया और यहां तक कल कहा था सुरेश्वर सिंह ने, उनके हवाले से यहां तक बयान आ रहा था कि उनको और उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की गई। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं, अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशवेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस, सुधांशु सिंह राणा, अजात उपद्रवी भीड़, इन लोगों के सीधे नाम लिए हैं और इनके साथ कहा है कि अज्ञात भीड़ थी। अब ये जो सब नाम है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा खेल है वो कहां से संचालित हो रहा है। तो बता रहे हैं, जो वहां के विधायक बता रहे हैं उसके हिसाब से जब उसकी लाश को मोर्चरी में रखवाकर वो और डीएम आगे बढ़े तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, पत्थर चले, अद्धे चले, यानी आधी ईंटें चली और उसके साथ साथ फायरिंग भी हुई, जिसमें विधायक का जो बेटा है अखंड प्रताप सिंह वो बाल बाल बच गया। यह बात कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हवाले से आ रही थी। आज वो भले बदल जाएं, निश्चित रूप से उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा क्योंकि पार्टी की बदनामी हो रही थी। आज वो भले बदल जाएं, लेकिन दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात को और ज्यादा साफ करती है। सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर और उसके रिपोर्टर को सलाम करना चाहूंगा। वर्षों बाद, बहुत अरसे बाद किसी अखबार ने वो काम किया है जो अखबार को करना चाहिए, वरना तो अखबार सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक हिस्सा बन के रह गए हैं जो दिन रात दंगा फैलाने वाली खबरें छापते रहते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर ने बाकायदा उन लोगों से बात की जो उन दंगों में शामिल थे, हिडन कैमरे पे बात की, छुपे हुए कैमरे पे बात की और उसमें जो उन लोगों ने बताया है उसको सुनते हुए मुझे गुजरात के दंगे याद आ गए। बताया यह है कि पुलिस ने हमें 2 घंटे का वक्त दिया था। एग्जैक्टली यही गुजरात में हुआ था। पुलिस ने 1 दिन का वक्त दिया था कि जो चाहो कर लो, पुलिस रोकेगी नहीं। अब अगर पुलिस 2 घंटे का समय दे रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो यह आरोप किसके ऊपर जाएगा, यह आप तय कर लीजिए। साफ साफ बताया जा रहा है, जो कह रहा है हिडन कैमरे में उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि महाराजगंज में पुलिस ने 2 घंटे की खुली छूट दे दी। इस 2 घंटे में गाड़ियां जला दी गई, दुकानें जला दी गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, ढेर सारे लोग एक साथ गए थे, कोई भी, किसी को भी मौका मिल रहा था वो आग लगाने का काम कर रहा था। और यह बंदा कह रहा है कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। देश के अंदर देश के नागरिक देश के एक इलाके को पूरी तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं हिडन कैमरे पर। आप समझ सकते हैं कि इस दंगे की साजिश कितनी गहरी है। और बदनाम किया गया मुसलमानों को कि मुसलमान दंगा कर रहे हैं।
राम गोपाल जब मारा गया तो पहला झूठ फैलाया गया, जी भर के झूठ फैलाया गया, नाखून निकाल लिए गए, ये किया गया, शरीर पर इतने निशान थे, फलाना थे फलाना थे। नुपुर शर्मा हैं जो जहर बांटने में एकदम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मंच से, और जिस मंच पर दो दो मंत्री उपस्थित थे, ये बातें कहीं, टीवी चैनलों पर कहा गया, सुधीर चौधरी ने कहा और लोगों ने कहा, ये सारे लोगों ने पहले तो झूठ फैलाया, उसके बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि यह सारा कुछ झूठ था, उनकी जो मौत हुई थी वो गोली चलने से हुई थी, नाखून उखाड़ने या फिर वगैरह वगैरह से कोई निशानात नहीं मिले। उसके बाद पत्रकारों ने तो नहीं, लेकिन नुपुर शर्मा ने प्रेशर पड़ा तो तुरंत माफी मांग ली। माफी मांगने से जो जहर आपने फैलाया है वो जहर कम नहीं हो जाएगा। इसके बाद झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों ने दंगा किया, कि अगर 3 दिन के अंदर कागज पेश नहीं हुए तो चल जाएगा बुलडोजर। वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसकी वजह से 3 दिन का नोटिस लगाया गया, वरना सीधे बुलडोजर चला देते। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंचा है तो बुलडोजर चलाने पर अब रोक लगी हुई है। 15 दिन का वक्त दिया गया है पेपर्स देने के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। कितना झूठ बोला गया कि मुसलमानों ने दंगा कराने की कोशिश की। अब ये जो हकीकत निकाल के लाया है दैनिक भास्कर, इसके बाद अगर मुख्यमंत्री महोदय के अंदर थोड़ी भी शर्म होती तो कम से कम अपने गृह मंत्री का इस्तीफा करवा देते, अपना खुद का इस्तीफा दे देते। उनके प्रदेश में पुलिस ने 2 घंटे दंगाइयों को खुली छूट दी है। काश इस देश में न्याय व्यवस्था होती। ये कहते हुए मुझे दुख भी होता है, शर्म भी आती है, लेकिन रिटायरमेंट के पहले जब हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस कहते हैं कि फैसला देने राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर फैसला देने से पहले मैं ईश्वर के सामने बैठा और मैंने कहा कि मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं क्या फैसला दूं। आपको बैठना चाहिए था संविधान के सामने, संविधान के सारे पन्ने पलट देने चाहिए थे, कानूनों के सारे पन्ने पलट देने चाहिए थे, सारी नजीरें देखनी चाहिए थी और उसके बाद फैसला देना चाहिए था। लेकिन आप ईश्वर के पैरों में बैठकर जब फैसला देंगे और न्याय की जो देवी हैं उनकी आंखें खोल देंगे, इसका मतलब साफ साफ है कि जो आप फैसला दे रहे थे वो उतना संवैधानिक सही नहीं था जितना आप ईश्वर के सामने बैठकर ज्ञान जो प्राप्त कर रहे थे उस पर आधारित था। ये बातें हम कभी नहीं कहते, लेकिन आपने खुद कहा है, इसीलिए बार बार कहना पड़ता है कि हमारे देश में वाकई संविधान का राज बचा है। अगर बचा होता तो इस वीडियो के आने के बाद तहलका मच गया होता। इस वीडियो के आने के बाद जांच होती, सीबीआई की जांच वहां पर बिठाई जाती, सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ आया है वो देखा जाता, विधायक को बिठा के कहा जाता कि जो आपने बयान दिया है इससे आप पलटने की कोशिश कर रहे हैं, वो बयान दोबारा दीजिए, बताइए क्या सच है क्या झूठ है, पहले झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कैमरे पर जो लड़के पकड़े गए हैं उन लड़कों को पकड़ के तलाशी ली जाती, उनसे पूछा जाता कि तुमको ये सारा कुछ करने के लिए किसने कहा था। 2 घंटे अगर पुलिस ने खुली छूट दे दी थी तो वहां के पुलिस जितने बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाकर बिठाकर कायदे से पूछताछ होनी चाहिए, ताकि ये हकीकत सबके सामने आ सके कि आखिर ये जो दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए, जिसमें गाड़ियां जला दी गई। आप सोचिए, हीरो होंडा का एक शोरूम जला दिया गया जिसके जो मालिक थे वो एक हिंदू हैं, लेकिन उसमें पैसा किसी मुसलमान का लगा हुआ था, इसीलिए उसको जला दिया गया। बहुत सीधी बात है कि लोगों के पास सारी जानकारियां उपलब्ध थी। ये कोई ऐसी पागल भीड़ नहीं थी जो गुस्से में निकली थी कि जो सामने आया उसको जला दिया। बहुत प्लान्ड तरीके से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए सारा खेल रचा गया। और अब जब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने खुली छूट दे दी थी, तो बहुत साफ लग रहा है कि ये जो खेल रचा गया वो लड़कों ने, गुंडों ने नहीं रचा। ये रचा गया किन्हीं और दफ्तरों में, बड़े दफ्तरों में, क्योंकि लड़कों के आदेश पर तो पुलिस 2 घंटे की छूट देने वाली नहीं है। पुलिस उसी के आदेश पर 2 घंटे की छूट देगी जो पुलिस से ऊपर होगा। और कौन होगा वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। वो कौन लोग थे, उनको कहां से इतनी हिम्मत मिली कि अपने ही विधायक पर हमला कर रहे थे, अपने ही विधायक के बेटे पर गोली चला रहे थे। वो कौन से लोग थे? वो कौन से लोग थे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काफिले पर, जिला अधिकारी के काफिले पर पत्थर चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं और अब तक गिरफ्तार नहीं है, अब तक पुलिस के पंजे से बाहर हैं। इन लोगों को ताकत कहां से मिलती है ये बताने की जरूरत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी आदित्यनाथ प्रचार करते हुए कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे बंट तो गया है देश, बांट तो दिया है आपने देश को हिंदू और मुसलमान में।
और पहले से ही हिंदुओं के अंदर 100 बंटवारे आपने ही किए हुए हैं। दलित अलग, ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, ये सारे बंटवारे किए हुए हैं। कैसे नहीं बटेगा हिंदू? जब एक हिंदू दूसरे हिंदू का छुआ खाने से भी इनकार कर देगा तो कैसे बटेगा नहीं हिंदू? बताइए। जिन लोगों ने यह बंटवारा खत्म करने की कोशिश की, जिन लोगों ने कोशिश की कि सामाजिक समरसता हो, जिन लोगों ने कोशिश की कि सांप्रदायिक संभाव हो, वो तो आपको दुश्मन नजर आते हैं, एंटी नेशनल नजर आते हैं। आप जिस तरह से मणिपुर में बांट रहे हैं कुकी और नागा के बीच में, देश में बांट रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच में, कश्मीर में बांट रहे हैं जम्मू और कश्मीर के बीच में, हर जगह बंटवारा ही तो पैदा कर रहे हैं आप। और कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं का एक मुश्त वोट आपको मिल जाए और आपकी सरकारें बन जाए। ये सरकारें बनाकर भी क्या हासिल होगा जब मुल्क लगातार बढ़ता चला जाएगा, जब हर जगह, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर घर में दीवारें खींच दी जाएंगी, तो उसके बाद क्या बचेगा? देश का जब विभाजन हुआ था 1947 में, जब ऐसे ही लोग थे, एक साहब मुसलमानों को एक होने को कह रहे थे, एक साहब हिंदुओं को एक होने को कह रहे थे, और नतीजा यह हुआ कि हिंदू मुसलमान नहीं पता एक हुए कि नहीं हुए, लेकिन देश दो हिस्सों में बंट गया। और आज फिर से वही सारा खेल किया जा रहा है, फिर से वही सारी साजिशें की जा रही हैं, और दंगों का एक पैटर्न बना दिया गया है कि पहले मुसलमानों को उकसाओ, उनकी मस्जिदों के सामने गंदे डीजे पर गाने बजाओ, फिर उनके यहां कुछ ऐसा कर दो कि पथराव हो जाए, या तो खुद ही पथराव कर दो, और फिर उसके बाद जब दंगे के हालात बन जाए तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दो, उनको उठाकर जेल में डाल दो। ये बिल्कुल एक पैटर्न बन गया है जो लगातार चलता चला आ रहा है। लेकिन मैं सलाम फिर से करूंगा दैनिक भास्कर को कि उसने इस बार ऐसी शानदार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की है कि एक हकीकत जो हम जानते तो थे लेकिन इसमें कोई सबूत हमारे पास नहीं था, वो निकल कर आ गई है। अखिलेश यादव जी ने एक्स पर लिखा है, और भी लोग लिखेंगे, उनका ट्वीट में देख रहा था और काफी सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। जनता के पास तो ये सब पहुंचेगा, लेकिन जहां पहुंचना जरूरी है कई बार वहां से दर्द होता है। काश सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेता, सीबीआई जांच के आदेश करवाता, वहां पर सीबीआई जांच होती और इस दंगे के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाता, तो फिर शायद आगे ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं होता। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि देश को एक ऐसी आग में झोंक दिया गया है जहां से उसको बाहर निकालने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम और आप जनता हैं, जो हिंदू, जो मुसलमान हमें देख रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जिस तरह के दंगों में जो घर जलते हैं, जो शहर बर्बाद होते हैं, उसमें आप भी शामिल है, उसमें हम भी शामिल हैं, उसमें हिंदू भी शामिल है, उसमें मुसलमान भी शामिल है। अगर वो चाहेंगे तो मिलजुल कर इसको रोक पाएंगे। जिन लड़कों को एक पार्टी ने हैवान बनाकर रख दिया है, जिन लड़कों से उनका सारा फ्यूचर छीन लिया है, दंगा हो गया, जिनको फायदा होना होगा उनको फायदा होगा, बाकी चाहे हिंदू लड़के हो चाहे मुसलमान हो, कोई जेल में सड़ेगा, कोई जिंदगी भर मुकदमा झेलेगा, कुछ समय कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, उनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी होंगी। उनको एक बार सोचना होगा कि किस बात के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। कुछ करप्ट नेताओं को कुर्सी पर पहुंचाने के लिए क्यों वो सीढ़ियां बन रहे हैं, जब उनको पता है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई नेता उतरना नहीं चाहता। अगर वो इस बात को समझेंगे तब तो कोई बात है, वरना जो होगा जैसे होगा, आप भी भुगतेंगे, हम भी भुगतेंगे। और आप और हम इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा देश, हमारा मुल्क, जो इन सारी नफरत को, इस जहर को भुगत रहा है, कई हिस्सों में बंट रहा है, जिसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, और अब उसको बर्बाद करने के लिए ये सारा कुछ खेल रचा जा रहा है। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।